जी हां, एक तरफ माफिया अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी उत्तर प्रदेश में अतीक के 12 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और ईडी की यह कार्रवाई फूलपुर, प्रयागराज और अतीक से जुड़े कई ठिकानों पर हो रही है। इससे पहले ईडी ने 21 दिसंबर को भी अतीक से जुड़ी हुई 8 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। माफिया अतीक के करीबी खान सौलत हनीफ के घर पर भी छापेमारी चल रही है और ईडी की टीम हनीफ के प्रीतम नगर में स्थित ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है। माफिया अतीक के साथ खान हनीफ उम्र कैद की सजा काट रहा है। उमेश पाल के अपहरण मामले में उसको दोषी ठहराया गया था, अदालत ने यह दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो उम्र कैद की सजा काट रहे हनीफ के ठिकाने पर भी ईडी की टीम पहुंची है और अतीक के करीबियों पर ईडी की टीम पहुंची है। तकरीबन 12 ऐसे ठिकाने हैं, जानकारी मिल रही है, जहां पर ईडी की टीम है और छापेमारी की यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि तकरीबन आकलन यह है कि लगभग 150 करोड़ की ऐसी बेनामी संपत्ति है जो अतीक के पास है, लेकिन वो कहां पर है, उसके कागजात कहां हैं, ये तमाम जानकारियां ईडी की टीम जुटा रही है। और प्रयागराज से यह बड़ी खबर है कि माफिया अतीक अहमद को यहां लाए जाने से पहले ही उसके गुर्गों के खिलाफ ईडी एक्शन में आ गई है। शहर के कालिंदीपुरम इलाके में इस वक्त अतीक के बहुत ही करीबी रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। खालिद जफर अतीक की बहन का दामाद भी है और बताया जाता है कि खालिद जफर ही अतीक की प्रॉपर्टी का काम देखता है। इस वक्त ईडी के करीब 18 अधिकारी खालिद जफर के घर में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने उसके परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं और माफिया अतीक अहमद की करीब 150 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित भी किया गया है। इसके सर्वे के बाद ईडी अतीक अहमद की बेनामी और अवैध संपत्ति को जब्त करने का काम करेगी। तो इस मर्डर केस में मास्टरमाइंड है अतीक अहमद और मिट्टी में मिला देने की बात कैसे सच साबित हो रही है वो हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। दरअसल अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा कस गया है। एक मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, अब दूसरे मामले की बारी है। शूटआउट की प्लानर शाइस्ता, उसकी जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है क्योंकि वो फरार है। पहले ये इनाम 25 का था, 50 का कर दिया गया है। शूटआउट का मुख्य शूटर उसका बेटा असद है, इसने गोलियां चलाई थी। इसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई थी और अब इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है क्योंकि ये शूटआउट के बाद से ही लगातार फरार है। अशरफ जो जेल में बंद है, जेल से साजिश रचने का आरोप अशरफ के ऊपर लगा। वो बरेली जेल में बंद था और वहीं से साजिश रची। जैनब जो अशरफ की पत्नी है, उसका भी साजिश में नाम सामने आया। उमर जेल से साजिश का आरोप लगा, यह अतीक का बेटा है। इसके साथ ही अली, ये दूसरा बेटा है, जेल से साजिश का आरोप अली के ऊपर भी लगा। शूटर की मदद का आरोप आयशा जो कि अतीक अहमद की बहन है और उंजेल जो उसकी भांजी है, उसके ऊपर भी शूटर बमबाज गुड्डू की मदद करने का आरोप लगा है और इस सिलसिले में उस पर भी केस दर्ज हुआ है। प्रयागराज में ईडी लगातार अब अतीक के तमाम रिश्तेदारों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में अतीक अहमद से जुड़े तमाम लोगों की जो संपत्तियां हैं उनकी जांच की जा रही है। आज भी अतीक अहमद के रिश्तेदार के यहां ईडी ने छापेमारी की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कालिंदीपुरम में मौजूद अतीक अहमद का रिश्तेदार खालिद जफर के यहाँ आज जो है ये छापेमारी की गई है और अतीक अहमद की बहन का ये दामाद है। ऐसे में करीब 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियाँ जो हैं वो अतीक की अलग अलग जगहों पर हैं। इससे पहले भी खालिद जफर की जो संपत्ति है वो पीडीए ने जो है कुर्क की थी, करीब 200 करोड़ की संपत्ति थी। ऐसे में तमाम ये 3 मंजिला जो मकान है यहाँ पर ईडी की टीम जो है वो मौजूद है और लगातार जो है तमाम परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही साथ दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और लगातार ईडी जो है वो अतीक अहमद के जो तमाम काला साम्राज्य है उनके जो दस्तावेज है उनको खंगालने में जुटी हुई है। कैमरा सहयोगी रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। और इस वक्त विशाल रघुवंशी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, पहले तो ये बताइए कि क्या जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से, लगभग कब तक वो काफिला प्रयागराज पहुंचेगा और
पेशी का समय क्या कोई स्पेसिफिक मुकर्रर किया गया है, कब पेशी होनी है? देखिए राम, आपको बता दें कि बस कुछ ही देर के बाद यूपी पुलिस की तरफ से एक अर्जी जो है वो कोर्ट में दाखिल होगी और मैं इस वक्त प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में ही मौजूद हूँ और चूंकि 14 दिन की रिमांड की अर्जी जो है वो यूपी पुलिस की तरफ से दाखिल होगी। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि प्रयागराज कोर्ट के ठीक बाहर आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं और जो सुरक्षा के इंतजाम है वो आप देख सकते हैं। चूँकि आज अतीक अहमद की पेशी होने वाली है, पूरे परिसर को खाली करा दिया जाएगा और चूंकि सीजीएम कोर्ट में ये पूरी पेशी होनी है तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो फुटपाथ है वहाँ पर जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर लगा दिया गया है और इसके साथ साथ अलग अलग थानों की फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें, देखिए ये एक जो मुख्य गेट है जहाँ से एंट्री होनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो द्वार है वो बना दिया गया है और इसको यहीं से ही गाड़ी जो है वो अंदर से एंट्री कराई जाएगी। चूँकि आपको बता दें कि अतीक अहमद को करीब 4 से 4:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचना है, तो ऐसे में उससे पहले यहाँ पर विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। पहले के मुकाबले इस बार अतीक अहमद की पेशी के लिए विशेष जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है और यहाँ पर चूँकि यूपी पुलिस रिमांड की अर्जी जो है बस अब से कुछ देर के बाद दाखिल करने वाली है, तो ऐसे में 4:30 से 5 बजे के बीच में अतीक अहमद को यहाँ पर पेश किया जाएगा और अशरफ को भी उसी वक्त ही लाया जाएगा। दोनों को सीधे जो है एक को साबरमती से और एक को बरेली से सीधे यहाँ पर लाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल नहीं होगा, चूंकि मेडिकल जो है 24 घंटे पहले हो चुका है, तो ऐसे में अभी मेडिकल नहीं होगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लेगी और उसके बाद बिल्कुल सीधे जो है यहाँ से पुलिस इस डिटेल पर जाएंगे, केस की बारीकियों पर भी जाएंगे। विशाल, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ इस वक्त मयूर शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, सीधे हम उनकी तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि मयूर लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं जिसमें अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस आ रही है। मयूर, जरा बताइए कहां तक काफिला पहुंचा है और लगभग कितना समय लगेगा प्रयागराज पहुंचने में? ना बिल्कुल, देखिए झांसी से काफिला निकले हुए काफी समय हो चुका है और अब हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर पहुंच चुके हैं, जहां से आप देखिए सामने प्रयागराज का बोर्ड लगा हुआ है और 297 किलोमीटर आप सामने देख सकते हैं। 297 किलोमीटर अब प्रयागराज यहां से रह गया है और अब हम एक्सप्रेस वे में हैं, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब लगभग 3 से 3.5 घंटे के बीच यानी कि 4 बजे अगर हम मान के चलें तो 4 बजे के अराउंड प्रयागराज हम यहां से पहुंच जाएंगे और अतीक अहमद का काफिला जो है वो सामने है। 2 प्रिजन वैन है, आप देख सकते हैं। जो आगे प्रिजन वैन चल रही है उसमें अतीक अहमद मौजूद है और जो पीछे जो प्रिजन वैन है उसी के साथ ही आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं और लगभग 4 बजे का जो समय है प्रयागराज पहुंचने का, जो बताया जा रहा है कि जब कोर्ट में पेशी होगी 4 बजे तो दोनों भाइयों को पेश किया जाएगा, आमने सामने बिठाया जाएगा। इसी के साथ कस्टडी की जो है रिमांड वो जो है रिमांड मांगी जाएगी, 14 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट ये तय करेगा कि कितने दिनों की रिमांड दी जाएगी। उसके 1 घंटे के बाद ही पूछताछ शुरू हो जाएगी और जी मीडिया की टीम ने जो एक्सक्लूसिव तस्वीर उस जगह की दिखाई है जहां पर इंट्रोगेशन किया जाएगा अतीक अहमद से और वो सभी तथ्य खंगालने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से, चाहे उसकी पत्नी हो शाइस्ता परवीन या उसका बेटा हो असद या फिर उसका भाई अशरफ की जो पत्नी है और जो अतीक की बहन है, इन सभी को आरोपी बनाया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीक अहमद अपने भाई के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ तो क्राइम की दुनिया में है ही, लेकिन उनकी परिवार की जो महिला ब्रिगेड है वो भी कहीं ना कहीं हर एक क्राइम में अतीक अहमद के साथ शामिल है। एक महिला ये प्लान बनाती है कि किस तरीके से उमेश पाल का हत्याकांड किया जाए, उसको अंजाम दिया जाए। दूसरी महिला परिवार की प्लान बनाती है कि जो शूटर्स हत्या करके निकलेंगे कैसे उनको पनाह दी जाए। तो सभी को आरोपी बनाया गया है और हालांकि अभी तमाम उसके परिवार के लोग और तमाम जो उसके गैंग के लोग हैं वो अभी फिलहाल फरार है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रास्ते में जब एक जगह पर डीजल लेने के लिए अतीक अहमद की गाड़ी रुकी तब जी मीडिया ने उनसे बात की तो अतीक का साफ तौर पे कहना था कि उसे डर है अपनी जान का, उसे खतरा है। बिल्कुल यकीनी तौर पर आप लगातार इस काफिले पर नजर बनाए रखिए मयूर, और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विशाल रघुवंशी, उनके पास भी हम वापस चलेंगे। लेकिन माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और एक बार फिर से अतीक अहमद को अपनी जान जाने का डर सता रहा है। अतीक अहमद ने मीडिया के सामने अपने परिवार के बर्बाद होने की बात कही और यह भी स्वीकार किया कि उसकी माफियागिरी बहुत पहले खत्म हो गई थी। लेकिन कहां तक पहुंचा अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज आ रहा काफिला, रात में यह काफिला कहां कहां रुका और अतीक अहमद के किन बयानों ने उमेश मर्डर केस में खुद को बचाने की रणनीति का खुलासा कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट में।
माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं बची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। जिसके सिर पर न जाने कितने बेगुनाहों के खून का इल्जाम है, जिस पर राजू पाल की हत्या और उसके बाद राजू पाल को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे उमेश पाल को मरवाने का आरोप लगा है। बाहुबली कहे जाने वाले उस अपराधी अतीक अहमद को आज मौत का डर सता रहा है। न जाने कितने परिवारों को तबाह कर चुका अतीक अब अपने परिवार की बर्बादी का रोना रो रहा है। डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जिस माफिया की क्राइम कुंडली में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, वो कह रहा है माफियागिरी तो खत्म हो गई, अब सिर्फ रगड़ाई हो रही है। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। मौत का डर, परिवार की चिंता और माफियागिरी का दैन। साबरमती जेल से बाहर निकलने के बाद अलग अलग पड़ावों पर अतीक अहमद ने 3 बड़ी बातें बोली हैं और पूरे सफर के दौरान अतीक इसी खौफ के साथ चलता भी दिखाई दिया। एक बार फिर से अतीक अहमद साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। सुरक्षा वैसी ही है, अतीक को लाने वाली गाड़ियां भी वैसी हैं, लेकिन काले कारनामों के लिए कुख्यात अतीक ने इस बार काला कुर्ता नहीं, सफेद लिबास पहना है। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही अतीक को एक बार फिर से मौत का डर सताने लगा। क्या कहेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं? ये ले जा रहे हैं, ये सही नहीं है। क्या कहेंगे? करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश पाल के मामले में लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। अतीक खौफ में है और जैसे ही अतीक को ले जा रही प्रिजन वैन रुकती है, अतीक अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। गुजरात तो अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज जा रहे काफिले ने आसानी से क्रॉस कर लिया, लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस वैन में खराबी आने की वजह से अतीक के काफिले को रोक दिया गया। गाड़ी में खराबी आने की वजह से काफिला बिछीवाड़ा थाने में रुका। इसके बाद लगभग 2.5 घंटे तक अतीक बिछीवाड़ा थाने में बैठा रहा। बिछीवाड़ा पुलिस थाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पूरा काफिला जो रुका हुआ है, और यूपी पुलिस के अफसर और सीनियर ऑफिसर जितने भी हैं वो भी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ है। और अतीक अहमद को इस कमरे के अंदर ले जाया गया है और वहाँ पे अतीक अहमद अभी बैठा हुआ है। कुल 4 जो वैन थी, 4 वैन थी, उस 4 वैन में से एक वैन जो पुलिस की थी वो बिगड़ी हुई है, अभी उसकी मरम्मत चल रही है। वो ठीक होने के बाद फिर से वो काफिले के साथ जुड़ेगी। शाम 7:30 बजे के बाद अतीक को लेकर प्रयागराज पुलिस का काफिला फिर से निकला। इस दौरान मीडिया के कुछ सवालों से अतीक का सामना हुआ। कुछ सवालों पर अतीक चुप रहा, कुछ पर अपनी बात कही। सवाल अतीक के डर को लेकर हुआ तो अतीक ने अपनी सुरक्षा का श्रेय मीडिया को ही दे दिया। सुरक्षा को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं कि जिस तरह से ले जा रहे, क्या कहेंगे इस पर? हम संतुष्ट हैं आप लोग की मेहनत से। आप लोग अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हो। यानी अतीक को लगता है क्योंकि मीडिया के कैमरे साए की तरह उसके साथ हैं, इसीलिए वो सुरक्षित है। अतीक से सवाल उसके अपराधों की फेहरिस्त के बारे में भी किया गया। अपहरण मामले में मिली उम्र कैद की सजा को गलत बताया। इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना, आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध जो हुई है वो गलत सजा हुई। दूसरों का परिवार उजाड़ने वाले अतीक अहमद ने अब अपने परिवार के लिए यूपी के सीएम से अपील भी की। आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं का, बच्चों को उत्पीड़न न करें। ये बयान देते ही अतीक अहमद को ले जा रही प्रिजन वैन बिछीवाड़ा थाने से आगे निकल गई।
इसके बाद अतीक की प्रिजन वैन उदयपुर से भी गुजरी, लेकिन जब अतीक अहमद को ले जा रहा काफिला बूंदी जिले के डाबी थाने में रुका तो अतीक ने कई बड़ी बातें कही। यहाँ पर लगभग ये काफिला आधे घंटे तक रुका रहा। राजस्थान के बूंदी जिले के डाबी थाने से करीब आधे घंटे के अंतराल के बाद अब आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। अतीक अहमद को इस पुलिस वैन में बैठा दिया गया है। इस पुलिस वैन में अतीक अहमद बैठते हुए आपको दिखाई देगा और इसके बाद अब यहाँ से जो है काफिला वो आगे बढ़ेगा गाड़ियों का। ये आपको अतीक अहमद दिखाई देगा इस वैन में पुलिस की, जो लगातार अहमदाबाद से ये वैन जो चल रही है जिसमें अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है और अब इसके बाद ये काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा। राजस्थान के बूंदी में ही अतीक का माफियागिरी खत्म होने और परिवार को लेकर दर्द छलका। कुछ कहना चाहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डर लग रहा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। इसके बाद जी मीडिया ने अतीक से उमेश पाल हत्याकांड पर सवाल किए तो अब तक खुद को डरा हुआ दिखाने वाले और परिवार को बर्बाद हो जाने की दुहाई देने वाले अतीक ने शातिर तरीके से खुद को इस मामले से अनभिज्ञ बता दिया। जो उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कहना है? आपका परिवार फरार है, क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड पर? अरे मैं जेल में था, मैं क्या जानूं भाई। आपका परिवार कहाँ फरार है? जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से आपकी बीवी, आपका बेटा कहाँ फरार है? बेटा कहाँ है? आपका बेटा कहाँ फरार है? कहाँ फरार है? पत्नी कहाँ फरार है? इसके बाद अतीक को ले जा रही प्रिजन वैन आगे बढ़ गई, लेकिन अतीक अहमद के इन जवाबों ने साफ कर दिया वो प्रयागराज जाकर पुलिस से क्या कहने वाला है। अब आप ये भी समझिए अतीक अहमद 16 दिन में दूसरी बार क्यों प्रयागराज ले जाया जा रहा है। अतीक अहमद उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट ने बी वारंट जारी किया था। प्रयागराज पुलिस ने बी वारंट साबरमती जेल में तामील कराया था। अब पुलिस अतीक को कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए उसकी रिमांड मांगेगी। अतीक से उमेश पाल हत्या की साजिश और आरोपियों के बारे में पूछताछ होगी। फिलहाल अतीक अहमद साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। इस दौरान उसके बयान उमेश पाल मर्डर केस में उसके आगे की रणनीति का संकेत भी दे रहे हैं। अंजलि सिंह और उदय रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आपने बताया कि पूछताछ के लिए कई टीमें तैयार हैं, अलग अलग शिफ्ट में पूछताछ होगी, आमने सामने बैठाकर कई गुर्गों के साथ भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन जरा बताइए, क्योंकि अतीक अहमद ये बार बार जोर देकर कह रहा है कि मैं तो जेल में था, वहां पर फोन कैसे चलेगा, वहां जैमर था। पुलिस के लिए भी काफी मुश्किल होगा इस फैक्ट को साबित करना कि जेल से साजिश रची गई और उसको एग्जीक्यूट भी कराया गया। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। खास तौर से अगर हम बात करें तो अतीक जैसा शातिर अपराधी जो माफिया रहा है उसको जो है सीधे तौर पर उसका कबूलनामा करवाना, इसके साथ साथ जो तमाम आरोपी हैं उनका आमना सामना करवाना, ये काफ़ी मुश्किल रहेगा। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक की जो कबूलनामा है या अतीक की जो गवाही है वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि अतीक के पूरे परिवार का नाम इस पूरे मामले में आ चुका है। अतीक ने किस तरह से निर्देश दिए थे, शाहिस्ता परवीन ने उसको कैसे जो है इम्प्लीमेंट किया था, इसके साथ साथ शूटर्स को कहाँ कहाँ छुपाया गया था और एक लॉन्चिंग पैड की तरह जो है बाकायदा असद को लॉन्च किया गया था इस पूरे हत्याकांड से। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस जो है वो अतीक से पूछेगी। चूँकि रिमांड पर लेने के लिए जो अर्जी है वो यूपी पुलिस बस अब कुछ ही देर के बाद कोर्ट में दाखिल करने वाली है। 14 दिन की जो रिमांड है उसकी अर्जी दाखिल करेगी। हालांकि जब अतीक पेश होगा, अशरफ पेश होगा तो उसके बाद तय होगा, कोर्ट ये तय करेगी कि कितने दिन की रिमांड देनी है। लेकिन जो पुलिस की जो मांग है वो 14 दिन की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाकायदा एक इंट्रोगेशन रूम तैयार किया गया है जिसमें अतीक और अशरफ को बैठाया जाएगा। पुलिस के 2 अधिकारी से 3 अधिकारी उसमें बैठेंगे और उसके बाद अतीक के सामने वाली कुर्सी रखी गई है जिसमें तमाम लोगों को जो उसके जानने वाले हैं या उसके मददगार हैं या इस मामले में आरोपी हैं जो जेल में, उन सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। इस पूरे हत्याकांड के जो तार हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए जो है अतीक की पेशी होना बहुत ज़रूरी है। अतीक इसीलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि पुलिस की सख्ती के आगे अब वो टूट जाएगा। जी न्यूज़।